नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं मुंशी प्रेमचंद के एक उपन्यासकार के रूप में उनकी जो भूमिका है, उनकी जो उपलब्धि है, उस पर कुछ अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। प्रेमचंद इस सदी के पूर्वार्ध के सबसे बड़े कथा शिल्पी हैं। कहानी कहना साधारण बात नहीं है। जो भोगता है वही रचता है। अपने भोगे हुए यथार्थ को वर्तमान की समस्याओं के साथ, वर्तमान की परिस्थितियों के साथ जोड़कर किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कोई रचनाकार प्रयत्नशील होता है, तब समाज का, साहित्य का, सबका कल्याण होता है। प्रेमचंद गंवई पृष्ठभूमि से आए थे और धरती से जुड़े हुए थे, ग्रासरूट लेवल के वे थे। जनसाधारण से गहरे रूप से जुड़े प्रेमचंद और उनका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में अनोखा और अद्वितीय है। यथार्थवाद और आदर्शवाद को साथ लेकर सामंजस्यपूर्ण साहित्य का सृजन उनकी अनोखी कल्पनाशीलता का परिचायक है। उनकी कहानियाँ पूर्ववर्ती कहानियों से सर्वथा भिन्न है। उनका आधार पूर्णतः मानव जीवन, विशेषकर किसान मजदूर के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। उनकी कहानियों में अंग्रेजकालीन सभ्यता, संस्कृति, विद्रोह, अकर्मण्यता, लूट खसोट सबका समुचित चित्रण है। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, यदि आप स्वतंत्र पूर्व भारत को देखना चाहते हैं तो प्रेमचंद को पकड़िए, वे आपको उंगली पकड़कर पूरा वांग में घुमा देंगे। इनकी कहानियों का कथानक यथार्थ पर आधारित होता है, लेकिन चलती भाषा और मुहावरेदार शैली और सहज विश्वसनीय घटनाओं के बल पर ये पाठकों को बांध के रखती हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो पाठकों को हमेशा याद रहती है और पाठक को स्वयं कुछ सोचने, समझने और परिष्कार करने को प्रेरित करती है, वह है उनकी कहानियों, उपन्यासों में आदर्शवाद की स्थापना। इनके प्रत्येक साहित्यांग में, चाहे वह उपन्यास, कहानी, नाटक, कुछ भी हो, किसी न किसी रूप में आदर्श को आरोपित कर दिया जाता है। नमक का दारोगा कहानी समसामयिक और सार्वकालिक कहानी है। दारोगा किसी विभाग का हो, वह घूसखोर होगा ही, लेकिन इस कहानी का नायक वही करता है जो उसका कर्तव्य है। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर तो बड़े बड़े घूसखोर बैठे हैं, लेकिन अंततः सेठ उसकी आदर्श प्रियता और कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी को देखकर अपना मैनेजर बना लेता है। लेकिन एक बात खटकती है, दारोगा ने सेठ जैसे काइये आदमी की गुलामी क्यों स्वीकार की? लेकिन इस पर लोग ध्यान कम ही देते हैं। वर्तमान में एसपी, डीएम का नाम लिया जा सकता है, जिनके कर्तव्य के समक्ष प्रधानमंत्री के बेटे और मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं समझा गया है। नतीजा, उनकी सेवाएं पुनः केंद्र सरकार को समर्पित कर दी जाती हैं। आगे ऐसे ही सपूत प्राप्त होते रहेंगे। जो कर्तव्यनिष्ठ होंगे वो घूस की ओर, उत्कोच की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। आत्माराम का सुनार महादेव का भक्त है और घर में भूखमरी का तांडव है, लेकिन वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ता, अपना कर्तव्य करता जाता है। अंत में आत्माराम तोते के बदौलत उसे सोने से भरा कलश प्राप्त होता है जो चोर छोड़ गए थे। हालांकि यह संयोग ही कहा जाएगा, लेकिन एक प्रकार का विश्वास अवश्य पुख्ता होता है कि सत्य कर्तव्य में निरत रहने से उसका सत्फल प्राप्त होता ही है। बेटों वाली विधवा, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि हर कार्य का फल देर सवेर यहीं मिल जाएगा। गीता के कर्म सिद्धांत
को न मानकर यह माना जाए कि यदि हम अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल यहीं प्राप्त हो जाएगा, यदि बुरा कर्म करते हैं तब भी उसका फल यहीं प्राप्त हो जाएगा। 3 जवान बेटे विधवा को सताते हैं, जमीन जायदाद से वंचित कर देते हैं, बहन की शादी एक प्रौढ़ से करा देते हैं। फलस्वरूप एक भाई टाइफाइड से ग्रस्त होकर मर जाता है। दूसरे को आपत्तिजनक लेख लिखने के कारण 6 महीने की सजा मिलती, और तीसरा जो एक डॉक्टर है, गलत रिपोर्ट लिखने के कारण अपने सनद से डिग्री से हाथ धो बैठता है। पूस की रात का हल्कू जीवन से लड़ते लड़ते थक गया है। पूस की रात आ गई है और कंबल भी नहीं है। जो पैसा है वह जमींदार का आदमी ले जाता है। फिर हल्कू खेत की रखवाली छोड़ आराम से सो जाता है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि कल से मजूरी करेंगे, किसी की धौंस नहीं सहनी पड़ेगी। इसी तरह कफन कहानी में घीसू और माधव अपनी अतृप्त क्षुधा की तृप्ति करने के क्रम में समाज के खोखले रस्मों रिवाजों को ताक पर रख देते हैं। बुधिया मर रही थी तब कोई नहीं आया, अब मर गई तो नया सफेद कफन, लकड़ी आदि के लिए पैसे इसी सिरफिरे समाज ने दे दिया। अच्छा समाज है। यहाँ इन 2 कहानियों में किसी प्रकार का आदर्श मुखरित नहीं है, क्योंकि इस समय लेखक रूस की क्रांति और उसके साम्यवादी विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित हो गया था। हाँ, पंच परमेश्वर, नशा, जुलूस, लॉटरी में अवश्य किसी न किसी आदर्श की स्थापना हुई है। बड़े घर की बेटी भी हम नहीं भूल सकते। प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा में तत्कालीन युग, उसकी समस्त मान्यताओं, परिस्थितियों और युग चेतना का पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ है। तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को सुधारने का उत्कट आग्रह, दलित, शोषित, निर्धन, किसान, मजदूर के साथ अपार सहानुभूति तथा राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा प्रेमचंद के भावमूलक प्रवृत्तियों का मूल धरातल है। इतिहास, अतीत और कल्पना है, वहाँ प्रेमचंद की यथार्थमूलक प्रवृत्तियों का मूलाधार समाज, व्यक्ति और राष्ट्र की संवेदनाएं हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक तीनों धरातलों से लेकर कहानियां लिखी हैं। सामाजिक धरातल पर लिखित कहानियां समस्त समाज को पूर्णतः प्रतिबिंबित करती हैं। रूढ़िगत रीति रिवाज, परंपराओं का तांडव दिखाया गया है। उनका असली मकसद क्या है यह भी दिखाया गया है, ताकि लोग अपने रूढ़ियों से छुटकारा प्राप्त कर लें। अछूत, वेश्या, पतिता, आर्थिक दासता आदि को भी चित्रित किया गया है। अछूत अछूत है, लेकिन अछूत कन्या जब किसी को अपना खून देकर जीवित कर दे तब वह अछूत नहीं। वेश्या घृणा के योग्य नहीं, उससे सहानुभूति प्रदर्शित करना आवश्यक है। कुछ कहानियों के विषय दाम्पत्य जीवन की कलह, नारी के आत्मसम्मान की रक्षा की ओर उत्सर्ग आदि है। पति पत्नी, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह आदि से संबंधित प्रेमचंद ने कई उत्कृष्ट कहानियां लिखी हैं। संयुक्त परिवार समस्या, जमींदारी संस्था, पुलिस संस्था, न्याय व्यवस्था आदि से संबंधित कई कहानियां प्रेमचंद ने रची हैं। व्यक्तिगत धरातल पर प्रेम भाव का विस्तृत विश्लेषण इनकी कहानियों में बहुत अधिक नहीं हुआ है। सत्य असत्य, नैतिक अनैतिकता, नैतिक अनैतिक का अध्ययन, वर्णन ही विस्तार से इनकी कहानियों में हुआ है। राष्ट्रीय भावधारा की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों पर गांधीवाद का बहुत अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावधारा की कहानियों में अछूतोद्धार तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का आग्रह, नशाखोरी की उपेक्षा, खादी और चरखे का समर्थन तथा सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा है। प्रेमचंद ने अनेक कहानियों में झूठे राष्ट्रवादियों की पोल खोलकर उन पर छींटे भी उड़ाए हैं और लोगों को सत्य का पाठ पढ़ाया है। प्रेमचंद की कहानी कला देवकीनंदन खत्री से प्रभावित थी। आदर्श की स्थापना के साथ ही एक किस्सागो की तरह मनोरंजक किस्से कहने की कला, जिससे पाठकों की उत्सुकता और कुतूहल सदा जगी रहे, और दूसरी बात शैली की सरलता। ये 2 बातें प्रेमचंद ने खत्री जी से सीखी। दूसरी तरफ
उर्दू लेखकों से प्रभावित होकर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी किया, लेकिन भावुकतापूर्ण वर्णन करना और कृत्रिम भाषा या दोनों ही बातें प्रेमचंद की प्रकृति के सर्वथा विपरीत थी। प्रेमचंद अपने चरमोत्कर्ष काल में पूर्णतः यथार्थवादी बन गए थे। हिंदी कहानी साहित्य के प्रारंभिक काल में ही गुलेरी जी ने जिस विशुद्ध यथार्थवाद की प्रतिष्ठा की थी, उसका विकास यहाँ आकर दृष्टिगोचर हुआ। इससे भी गुलेरी जी की महानता समझी जाती है। अंतिम समय में आकर प्रेमचंद ने आदर्शवाद का पल्ला छोड़ दिया, लेकिन विशुद्ध यथार्थ के धरातल से ही अनेक उत्कृष्ट कहानियां लिखी। कफन में जीवन का नग्नतम यथार्थ अट्टहास कर रहा है। इसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में भी भाषा सरल थी, बोलचाल की थी, पर मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग होता था और शैली की रोचकता वाले गुण को अधिक प्रश्रय मिलता था, अर्थात सादगी में भी बनावट थी। आगे यथार्थ के चित्रण के क्रम में इनकी भाषा और अधिक सरल और स्वाभाविक यथार्थवादी हो गई। मुहावरे कम प्रयुक्त होने लगे और शैली की रोचकता भी गौण होती चली गई। इसी नियंत्रण के कारण प्रेमचंद महान बन बैठे। कफन तक आते आते शैली की सरलता अत्यधिक स्वाभाविक हो गई। नवनिधि में इनकी ऐतिहासिक कहानियां संग्रहित हैं। इन कहानियों में भाव पक्ष में आदर्शवाद और प्राचीन मर्यादा की प्रतिष्ठा है। राजा हरदौल, रानी सारंधा आदि में भारतीय इतिहास के राजपूत सामंत काल के अनेक गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र अंकित हैं। मुसलमानों के पराभव काल पर आधारित कहानियां भी लिखी गई हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी। सतत विलास और वैभव की अजस्र धारा में डुबकी लगाते रहने से सर्वनाश होता ही है। यही आदर्श यहाँ व्यंजित है। प्रेमचंद की कहानी कला का मूल्यांकन अनेक कहानीकारों समालोचकों ने किया है। उनके युग के अधिकांश कहानीकार उन्हीं के कला प्रकाश में कहानी साहित्य की सृष्टि करते रहे और इस तरह प्रेमचंद संस्थान का हिंदी साहित्य इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद अपने आप में एक स्कूल बन गए, जीवंत किंवदंती बन गए। प्रेमचंद का जीवन दर्शन गांधीवाद से प्रेरित अनुप्राणित रहा। प्रेमचंद ने हमेशा मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने का प्रयास किया। सचमुच प्रेमचंद ने समय से ही हिंदी की कहानी कला व्यापकता और विस्तार ग्रहण करने लगी। कहानी कला में अनेक नए नए प्रयोग किए जाने लगे और हिंदी कहानियों में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों के लक्षण भी दिखाई देने लगे। स्वयं प्रेमचंद भी अपने अंतिम समय में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। प्रेमचंद ने हमेशा भारतीय आत्मा को अपनी कहानियों में आश्रय देने का अथक प्रयास किया है। इस तरह प्रेमचंद की कहानी कला का मूल्यांकन करते समय हमें कहना पड़ता है कि उन्होंने राष्ट्रपिता बापू से प्रेरणा लेकर भारतीय जीवन के सत्यासत्य के उद्घाटक बने और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़े कथा शिल्पी बने। धन्यवाद।